नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। नए भारत का 2020 में आपका स्वागत है और अगले 20 मिनट तक लगातार आपको आत्मनिर्भर भारत की हर बड़ी खबर हम बताएंगे। और भारत ने आज रूस से 21 मिग 29 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। इस रक्षा सौदे की कुल लागत 18,148 करोड़ रुपए होगी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। राष्ट्रपति पुतिन ने बातचीत में भारत और रूस की विशेष सामरिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। सीमाओं के अतिक्रमण के लिए चीन दुनिया में बदनाम। चीन के विस्तारवाद पर विराम लगाने के लिए भारत अब हिंद महासागर में भी समुद्री गठबंधन को मजबूत बना रहा है। भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत कई मित्र देशों के साथ समुद्र में सहयोग बढ़ा रहा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को सटीक जवाब देने के लिए भारत मलका जल संधि में अपने युद्धपोत तैनात कर सकता है। समुद्री मार्ग में चीन का 70% व्यापार होता है। इस रणनीतिक साझेदारी से न केवल हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन स्थापित होगा, बल्कि इस क्षेत्र में चीन के जहाजों की अवैध गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी। और चीन से सीमा विवाद के बीच कल लद्दाख नहीं जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जल्द ही दौरे की नई तारीख तय की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा फिलहाल के लिए स्थगित हो गया है। वो शुक्रवार को लद्दाख जाने वाले थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लद्दाख में चीन की सेना के साथ सीमा पर गतिरोध के मद्देनजर भारत की सैन्य तैयारियों का जायजा लेना था। 5 मई को दोनों देशों की सेनाओं के बीच गतिरोध के बाद ये रक्षा मंत्री का पहला लद्दाख दौरा होता। राजनाथ सिंह के दौरे के पीछे सैनिकों का मनोबल बढ़ाना वजह माना जा रहा था। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने 23 और 24 जून को लद्दाख का दौरा किया था, जिस दौरान उन्होंने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ बैठकें भी की थी। रेलवे ने चीन को एक और झटका दे दिया है। उसने कोरोना वायरस मरीजों की पहचान के लिए थर्मल कैमरा खरीदने का जो टेंडर जिस चीन की कंपनी को दिया था, उसे भी रद्द कर दिया गया है। रेलवे की कंपनी रेलटेल ने पिछले महीने 800 AI आधारित निगरानी कैमरे के लिए पहल की थी। वेंडर से मिले फीडबैक के बाद उस टेंडर को कैंसिल कर दिया गया। वेंडर का कहना था कि डिवाइस की खरीद को लेकर जो चीजें मांगी गई हैं, उससे चीन की कंपनियों को फायदा होगा। कई भारतीय कंपनियों के पत्र के बाद टेंडर को रद्द किया गया था। गलवान घाटी में हिंसा और उसके बाद चीन सरकार के रुख के बाद यह कदम उठाया गया है। और अब देश में जल्द ही पटरी पर प्राइवेट ट्रेन दौड़ेंगी, यानी अब आपका सफर ज्यादा सुविधाओं के साथ कम समय में पूरा होगा। केंद्र सरकार ने रेलवे में निजीकरण के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके जरिए 109 रेलवे मार्गों पर 151 निजी ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके लिए पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 12 क्लस्टर में बांटा गया है। हालांकि सरकार ने इसके लिए कुछ शर्तें भी तय की हैं। ज्यादातर ट्रेन मेक इन इंडिया होनी चाहिए। ट्रेन के रखरखाव की जिम्मेदारी निजी ऑपरेटर्स की होगी। ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिससे यात्रा में लगने वाला वक्त कम हो जाएगा। ट्रेन में ड्राइवर और गार्ड भारतीय रेलवे के होंगे। रेलवे में निजी कंपनियों का ये निवेश 35 साल के लिए होगा। रेलवे में निजीकरण के सरकार के फैसले पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष के अनुसार रेलवे में निजीकरण महंगाई को बढ़ाएगा। रेलवे में ये निवेश करीब 30,000 करोड़ का होगा। रेल मंत्रालय के मुताबिक निजी ट्रेन चलाने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके साथ ही अच्छी सुरक्षा और विश्व स्तरीय सुविधाएं भी मिलेंगी। ऐसा पहली बार हो रहा है जब रेलवे ने ट्रेन चलाने के लिए निजी निवेश को मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले को कांग्रेस ने घाव पर नमक डालने जैसा कहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है, रेल गरीबों की एकमात्र जीवन रेखा है और सरकार उनसे ये भी छीन रही है। जो छीनना है छीनिए, लेकिन याद रहे देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि रेलवे में निजीकरण का मतलब है लोगों को यात्रा के लिए अब ज्यादा पैसे देने होंगे। आर्थिक संकट के दौर में ये घाव पर नमक डालने जैसा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ शिफ्ट हो सकती हैं। दिल्ली का बंगला खाली करने के लिए प्रियंका को 1 अगस्त तक की मोहलत दी गई। आधिकारिक रिलीज में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि प्रियंका गांधी को दिल्ली के लोधी रोड पर बंगले को खाली करने की जानकारी दे दी गई है। इस वक्त उनके पास एसपीजी सुरक्षा नहीं है। प्रियंका गांधी को कहा गया है कि अगर वो 1 महीने में सरकारी बंगला खाली नहीं करती है तो उन्हें जुर्माना देना होगा। वो डायनेस्टिक डेमोक्रेसी जो था, एक परिवार के केंद्रित जो लोकतंत्र था, वो एक अध्याय समाप्त हो रहा है। तो शायद इस बात का कांग्रेस के मित्रों को बड़ा दुख होगा, लेकिन सरकार के कानून और नियम सबके लिए बराबर होते हैं। केंद्र सरकार की चीन पर डिजिटल स्ट्राइक के बाद यूपी सरकार ने भी चीन पर कड़ा प्रहार किया है। योगी सरकार ने फैसला किया है कि चीन के सामान का सड़क बनाने में इस्तेमाल अब नहीं होगा।
यूपी के पीडब्ल्यूडी, सेतु निगम और राज्य निर्माण निगम के काम में चीन के किसी भी उत्पाद का इस्तेमाल नहीं होगा। राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसकी जानकारी देते हुए ट्वीट किया। स्वदेशी एवं स्वावलंबन को प्राथमिकता देते हुए उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम एवं राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि निर्माण कार्यों में कहीं भी किसी चीनी उत्पाद का प्रयोग न किया जाए। योगी सरकार ने कहा था कि जिस तरह से आपदा सामने आई है उसमें हमें अवसर ढूंढकर आगे बढ़ना है। उन्होंने एक जिला एक उत्पाद की कामयाबी का भी जिक्र किया, जिसकी तारीफ पीएम मोदी ने भी की थी। देश के गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कोविड-19 के हालात पर आज बैठक शुरू हो चुकी है। दिल्ली, हरियाणा और यूपी में नीतिगत निर्णय इस चर्चा के बाद लिए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ गृह मंत्री अमित शाह की चर्चा शुरू हो चुकी है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज होने वाली इस समीक्षा बैठक में दिल्ली एनसीआर में संक्रमण को रोकने पर एक्शन प्लान बनेगा। साथ ही तीनों प्रदेशों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। बीते 2 दिनों से राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की है। इससे कोरोना संक्रमितों को प्लाज्मा डोनेट करने में मदद मिल सकेगी। देश का पहला प्लाज्मा बैंक ILBS हॉस्पिटल में शुरू होने जा रहा है। प्लाज्मा डोनेट करने के लिए 1031 पर कॉल करें या 8800007722 पर व्हाट्सएप करें। रजिस्ट्रेशन के बाद दिल्ली सरकार से फोन जाएगा। प्लाज्मा डोनेशन का टाइम फिक्स हो जाएगा। घर पर गाड़ी भेज दी जाएगी। 18 से 50 साल की उम्र के वो लोग जिन्हें कोरोना से ठीक हुए 14 दिन हो गए हैं, जिनका वजन 50 किलो से ज्यादा है, वो प्लाज्मा दे सकते हैं। प्लाज्मा बैंक शुरू हो रहा है। कोरोना के इलाज के लिए ये शायद देश का पहला प्लाज्मा बैंक है। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल में आज 28 नए मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 20 कैबिनेट मंत्री और 8 राज्य मंत्री शामिल हैं। प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी मंत्रियों को राजभवन में शपथ दिलाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया ने भी मंत्री पद की शपथ ली। 28 नए मंत्रियों में से करीब 12 मंत्री राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के हैं। ये लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं लोगों के चरित्र को धूमिल करने के लिए। मैं इनको कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए ब्लैक लिस्ट जमाती फिलहाल अपने देश नहीं लौट पाएंगे। निजामुद्दीन मरकज में शामिल होने आए विदेशी जमातियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार ने कहा है कि जब तक विदेशी जमातियों के खिलाफ भारत के किसी भी राज्य में दर्ज आपराधिक मुकदमे की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक इन्हें इनके देश भेजना संभव नहीं है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में बताया कि 2765 विदेशी तबलीगी जमाती ब्लैकलिस्ट हैं। 11 राज्यों ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर विदेशी जमातियों के खिलाफ 205 FIR दर्ज की हैं और 2679 वीजा रद्द किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में पिता पुत्र की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में मुख्य आरोपी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। तमिलनाडु पुलिस ने सतकुलम पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर रघु गणेश को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद क्राइम ब्रांच CID ने FIR में सुधार किया। 6 आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही स्पेशल टीम बनाकर बाकी आरोपी पुलिस वालों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में बुधवार को आतंकी हमले में शहीद हुए CRPF जवान को आज श्रद्धांजलि। CRPF के ADG जुल्फिकार हसन ने कहा कि मारे गए आतंकियों के पास से 60 गोलियां और 2 खाली मैगजीन मिली हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में जारी आतंकी विरोधी अभियानों में इस साल अब तक सुरक्षा बलों ने 110 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है। तमिलनाडु सरकार ने रामेश्वरम समेत दूसरे मंदिरों को दोबारा खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और नियमों के मुताबिक श्रद्धालुओं को मास्क के साथ मंदिरों में प्रवेश करना होगा। इस दौरान सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। मंदिर में प्रसाद वितरण करने और नारियल या फूल चढ़ाने पर पाबंदी लगाई गई। यूपी के ललितपुर में लगातार तीसरी बार पाकिस्तान से आई टिड्डियों ने हमला बोला है। कृषि विभाग के मुताबिक करीब 2 किलोमीटर लंबा टिड्डियों का झुंड जिले में आया है।
दमकल विभाग ने दवाओं का छिड़काव कर बड़ी संख्या में टिड्डियों का प्रबंधन किया है, लेकिन अब भी लाखों टिड्डियां खेतों और पेड़ों पर जमी हुई। बिहार के पूर्णिया में एक डॉल्फिन मछुआरे के जाल में फंस गई। स्थानीय लोगों ने डॉल्फिन को जाल से छुड़ाया और नदी में वापस छोड़ा। उत्तर बिहार की सभी नदियों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। नए भारत का 2020 में इतना ही। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.